हाँ तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, सभी के लिए इस महेंद्र सिंह संस्कृत लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे, जय श्री राधे। और जैसा कि मैंने तुमको कल पिछले वीडियो में वृद्धि संधि को विस्तार से बताया था, और उस वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था वृद्धि रादैच और वृद्धि रेची। उन दोनों सूत्रों के माध्यम से हमने आपको बताया था कि यदि, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, यदि ए या फिर आ के बाद ए आता है या फिर ओ आता है, तो ए आता है या फिर आई आए या फिर औ आए, तो फिर हम इन दोनों स्वरों के स्थान पर, अगर ए या आ के बाद ए आए या आई आए तो आपने किया था वहां आई। दूसरी बात, यदि ए या आ के बाद ओ आया और या फिर औ आया तो वहां आपने किया था औ। इस प्रकार से हमने ये विस्तार से समझा, और भी इसको मैं एक बार और तुमको समझा देता हूँ। दो सूत्र बताए थे मैंने, ए या फिर आ के बाद आया था आपका ए या फिर आई, तो आपने वहां पर किया था आई। सेकंड स्टेप में बताया था कि ए या फिर आ के बाद ओ आया या फिर औ आया, तो वहां पर आपने किया था औ। उदाहरण भी बहुत सारे हमने देखे थे, जैसे इसकी सदा प्लस के ए, पहला उदाहरण किया था, यहाँ पर आया था आपका आ और फिर आया था आपका ए, तो आपने वहां कर दिया था आई, और रूप बन गया आपने सदैव। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण, महौषधि, वनौषधि, जलौघ है, इस बहुत प्रकार के उदाहरण देखे थे, है ना। उसमें इनके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा इस वृद्धि संधि के अपवाद, या इस शब्द प्रकरण आता है वृद्धि संधि का, सप्त विषयी वृद्धि संधि होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, आज सप्त विषयी वृद्धि संधि, सप्त विषयी वृद्धि, मतलब वृद्धि संधि के कल हमने आपको जो नियम बताए थे, उन नियमों के अलावा भी वृद्धि संधि होती है, ठीक है। वो है आपके सप्त विषय, यानी 7 विषयों में 7 नियमों के अंतर्गत भी वृद्धि संधि होगी। वहां आपको वो अपवाद दिखाई देंगे, लगेगा आपको कि गुण संधि होनी चाहिए या फिर पररूप संधि होनी चाहिए, लेकिन वहां उस सूत्र के अनुसार आपकी होगी कौन सी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट बात, 10वीं से 6वीं से लेकर के 10वीं तक की जो क्लासें हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बेस मजबूत, और जो 12th क्लास के बच्चे हैं या फिर 11th क्लास के हैं या फिर रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड तक के बच्चों के लिए तो बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है आज का ये जो क्लास है वो, क्योंकि इसमें सप्त विषयी वृद्धि संधि है ना, वो 7 विषय ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर लगता नहीं है कि वहां वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वहां पर होगी कौन सी, वृद्धि संधि। हम एक एक सूत्र के माध्यम से उन 7 सूत्रों में और वृद्धि संधि के उदाहरण सहित एक एक नियम को आगे करेंगे। तो आप उसमें आज हेड डालिए सप्त विषयी वृद्धि संधि। हालांकि मैं पहले बोल चुका हूँ आपको 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक के बच्चों के लिए इतने 100% इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 80% आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हो, क्योंकि आपकी पुस्तकों में जो बुक है ना, उनमें सारे इनके उदाहरण उपलब्ध हैं, ठीक है। तो देखिए, सप्त विषयी वृद्धि संधि, तो 7 विषयों में वृद्धि संधि किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए आप पहला सूत्र डालिए, और पहला सूत्र है एतै धत्यूषु। नंबर 1, एतै धत्यूषु, 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 एतै धत्यूषु, धत्यूषु, त्यूषु, हेडिंग डालिए एतै धत्यूषु, एतै धत्यूषु। मैं साथ साथ में इनको समझाऊंगा और इसके उदाहरण भी लिखाऊंगा, है ना।
मतलब क्या है इसका वो समझिए पहले। ए वर्णांत, ए वर्णांत, ए वर्णांत, ए वर्णांत यानी ए वर्ण जिसके अंत में है। ए वर्णात, ए वर्णात लिख सकते हैं इसको, ए वर्णात, ए वर्णात उपसर्ग, ए वर्णात उपसर्ग के आगे, ए वर्णात उपसर्ग के आगे कह सकते हैं, बाद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ए वर्णात उपसर्ग के आगे एजादी, एजादी इण, हेडिंग मत करना, समझाऊंगा एक एक को। एजादी इण क्या होता है। एजादी इण धातु के रूप, धातु के रूप या एवर्णांत, एवर्णात उपसर्ग के आगे एजादी इण धातु के रूप या अवर्ण, अवर्ण के आगे ए वर्ण के, ए वर्ण के आगे, किसके आगे, ए वर्ण के आगे ए वर्णांत उपसर्ग के बाद या उपसर्ग के आगे उहु शब्द होने पर, लिख सकते हो आप साथ साथ में, होने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप, वृद्धि रूप एकादेश होता है। ओके, क्या मतलब हुआ दोबारा समझिए। एते धट्टुसु नियम कहता है ए वर्णात उपसर्ग के बाद या उपसर्ग के बाद एज आदि, एज आदि यानी एज आदि धातु, इन आदि धातु के रूप या फिर, के रूप या फिर अवर्णांत के आगे, अवर्णांत कोई शब्द है, ए वर्ण जिसके आगे कोई शब्द है, ए वर्णांत उपसर्ग है, मतलब ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए है, छोटा है, ऐसा उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या है, ए वर्णांत यानी ए है। और इसके बाद मतलब एक उपसर्ग ऐसा आ रहा है जिसके अंत में क्या है, छोटा ए, जैसे आपका उपसर्ग क्या है, उप है, उप में अंत में क्या है, उप का वर्ण उच्छेद करेंगे तो उ प्लस पे प्लस ए, तो अंत में क्या हो गया, ए, तो उप उपसर्ग के अंत में क्या हो गया, ए, तो ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जिसके अंत में क्या है, ए, और उस उपसर्ग के आगे एजादि इन धातु, इन धातु के रूप हो, किसके रूप हो, इन जैसे एति, एधति, ये रूप होते इन धातु, धातु रूप होना चाहिए। और या फिर ऐसा शब्द अवर्णांत के आगे, यानी कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में ए है, ध्यान रखिए दोनों चीज बोल रहा हूं, एक तो उपसर्ग ऐसा हो जिसके अंत में ए है, एक शब्द कोई ऐसा हो जिसके अंत में ए है, और उसके बाद, उसके बाद एति, एधते और उहु, इस प्रकार के अगर कोई शब्द आते हैं ना तो उन दोनों के स्थान पर वृद्धि रूप होता है। कैसे, उदाहरण से समझेंगे, देखो जैसे उप प्लस एति, उप प्लस एति, उप प्लस एति लिखा। अब हमने इसमें देखा कि उपसर्ग ऐसा है जिसके अंत में क्या है, ए है। दूसरी बात, ये आपका एज आदि, एच आदि यानी ऐसा धातु हो जिसको एच प्रत्याहार से जो शुरू हो रहा है, एच प्रत्याहार के बारे में ए ओ आई ये जो है, इनसे कोई धातु रूप ऐसा है जो एज आदि हो, यानी एज आदि का मतलब क्या है, मतलब समझो एज आदि, देखो एज आदि मतलब एच प्लस आदि, एच प्लस आदि यानी
एच प्रत्याहार के वर्ण जिसके आदि में हो यानी प्रारंभ में हो, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई धातु रूप, ऐसा कोई धातु रूप जिसके जिसका प्रारंभ किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। किससे हो रहा है, ए से। एच 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 का मतलब होता है ए, एच प्रत्याहार ए या फिर ओ से प्रारंभ हो रहा है, ऐसा कोई धातु रूप आगे आ रहा है किसके, उप उपसर्ग के बाद। इसमें उदाहरण में देखते हैं तो देखिए, उप उपसर्ग आ गया और उप उपसर्ग के बाद बेटा ये क्या आ गया, एज आदि धातु आ गया, यानी एच से प्रारंभ होने वाला धातु रूप आ गया। तो फिर हम यहाँ पर वृद्धि रूप आदेश करेंगे, वृद्धि रूप एक आदेश करेंगे किस सूत्र से, एतै धत्युत्सु सूत्र से। कैसे करेंगे देखो, वैसे होना चाहिए था क्या, यहाँ आ गया आपका ए और यहाँ आ गया आपका क्या, ए। तो ऐसी स्थिति में हमारी यहाँ पर संधि होनी चाहिए कौन सी, जब ए और आई ए का मेल होता है तो संधि कौन सी होती है, वृद्धि होती है। होती है कि नहीं होती है, होती है। लेकिन यहाँ पर एक संधि और होती है जिसका नाम है, इसका नाम है पररूप संधि। क्या है, पररूप संधि। क्या है, पररूप संधि। पररूप संधि। और पररूप संधि का सूत्र होता है बेटा जी एंगी पररूपम। एंगी पररूपम क्या होता है, एंगी पररूपम। क्या मतलब होता है एंगी पररूपम का, समझो मतलब पररूप संधि में देखो, साथ में पररूप संधि चल रही है आपकी। एंगी पररूप संधि का मतलब क्या होता है कि ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में ए है और उस ए वर्णांत उपसर्ग के बाद कोई एंग आता है। एंग बोले तो ए या फिर ओ, ए या फिर ओ ऐसा शब्द आता है किसके बाद, उप, किसके बाद, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद। और कोई एंग आता है, एंग बोले तो ए या फिर ओ, ये आते। तो बेटा इन दोनों की स्थिति में हम यहाँ पर पररूप आदेश कर देते हैं। पररूप का मतलब जो पर पद में स्वर है ना उसको ज्यों की त्यों लिख देते हैं। जैसे उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, उप आ गया, उपसर्ग आ गया ऐसा, और यहाँ पर ओ आ गया तो अपन यहाँ रूप करेंगे क्या, उपोषति। ऐसा नियम किसका, एंगी पररूपम का। एंगी पररूपम का मतलब समझे पररूप संधि। पररूप संधि क्या कहती है कि ऐसा उपसर्ग, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद कोई एंग आता है। एंग का मतलब है ए या फिर ओ, इससे प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप आता है किसके बाद, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद। तो फिर ऐसी स्थिति में हम जो परपद में है ना स्वर, जो परपद में एंग है ना उसको ही रख देते हैं, उसको ही रख देते हैं। कैसे रख देते हैं, जैसे उप रख दिया, उप के बाद ओ आ गया तो यहाँ पर ए वर्णांत उपसर्ग है और इसके स्थान पर ओ आकर के विराजमान कर दिया। जो परपद में है उस स्वर को, यानी जो एंग के अंतर्गत है उसको हमने रख दिया। लेकिन यहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है बेटा क्या, एति। क्या आ रहा है, एति। और हमने नियम पढ़ा है एति धत्युत्सु में कि जब ए वर्णांत उपसर्ग के बाद एज आदि धातु रूप आता है, यानी एच आदि से प्रारंभ होने वाला धातु रूप आता है, या फिर ऐसा शब्द आता है जो जिस शब्द के अंत में क्या है, ए, तो हम वहां पर रूप संधि ना करके वृद्धि संधि कर देते हैं। होनी तो चाहिए यहाँ कौन सी, पररूप संधि उस नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ करेंगे कौन सी, वृद्धि संधि। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो देखिए अब अपवाद किसका हो गया, ये अपवाद किसका हो गया, यहां लिख देगा अपवाद किसका, अपवाद, अपवाद किसका हो गया, किसका हो गया, एंगी पररूपम। एंगी पररूपम का क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। और पुस्तक में आप लिख सकते हैं पररूप का अपवाद।
पररूप के अनुसार ए होना चाहिए था, और पररूप के और पररूप के जो उपैति बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? उपैति। ये उपे ए आया ना, तो ये बनना चाहिए था क्या? ओपेते, ओपेति, ये बनना चाहिए था पररूप के हिसाब से। लेकिन यहाँ पररूप नहीं होगी, बल्कि कौन सी करेंगे? क्या? वृद्धि। क्या हो गई? वृद्धि में क्या हो गया? ओपैति, ओपैति। समझ में आया? मतलब करनी चाहिए थी हमको कौन सी? पररूप संधि, लेकिन पररूप संधि नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आ रहा है क्या? एति, धातु रूप है, इसलिए क्या करेंगे? उपैति। और देखिए उप प्लस एता, उप प्लस एता, तो उप क्या है? उप का पे का क्या? ए, इधर क्या है? ए, तो होना चाहिए था क्या? पररूप होना चाहिए था। तो क्या होना रूप चाहिए था आपका? क्या होना चाहिए था? ये भी आपका किसका अपवाद है? पररूप का, पररूप का अपवाद, या इंग पररूप उनका अपवाद। तो क्या हो गया? उपैता। क्या हो गया? उपैता। और देखो उप प्लस ए धते, उप प्लस ए धते, उप प्लस ए धते, इधर क्या है? ए, इधर क्या है? ए, होना चाहिए था क्या? आई ही होना चाहिए था संधि के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर आपकी संधि होनी चाहिए थी कौन सी? पररूप संधि। पररूप संधि ना करके हम कर रहे हैं कौन सी? वृद्धि संधि। तो क्या हो गया? ओपैधते, ओपैधते। अब बात लिख दो, पररूप, पररूप का अपवाद, पररूप का अपवाद। ठीक। और देखो अब प्लस एति, अब प्लस एति, अब प्लस एति में देखो वही आपका धातु रूप एच का, और इधर क्या है? ए, इधर क्या है? ए, होना चाहिए था पररूप, होना चाहिए था पररूप का, लेकिन हो रही है कौन सी? वृद्धि, यानी पररूप का अपवाद, और हो गया आपका अवैति। दोबारा समझो, होना चाहिए था अपन को पररूप संधि। यदि पररूप संधि का नियम क्या होता है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद कोई इंग आता है, यानी ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी धातु रूप आता है, कोई शब्द ऐसा आता है जो ए से या ओ से प्रारंभ हो रहा है, तो वहां पर अपन को पररूप आदेश करते हैं, पररूप संधि करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र आपका एतेधत्युः जो सूत्र है वो बोलता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए आदि धातु आता है, या फिर कोई ऐसा शब्द आता है जिसके अंत में ए है, और उसके बाद आपका कोई ऐसा ए, एति, एधति, ऊर, ऊठू ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर हम वृद्धि संधि करते हैं। और देख लो एक उदाहरण इसके, इनको मिटा रहा हूं। ये सब आपके हुए पररूप संधि के अपवाद। एक आध अब गुण का उल्लेख देते हैं, जैसे पृष्ठ प्लस उहु, पृष्ठ प्लस उहु, पृष्ठ प्लस उहु, पृष्ठ प्लस उहु, पृष्ठ प्लस उहु। तो देखो पृष्ठ में क्या है? अंत में ए, इधर क्या है? बड़ा ऊ। ठीक, क्या होगा? अब ये वो अलग हो गया नियम, संधि होनी चाहिए थी कौन सी? देखो ए यहां पर है, ऊ यहां पर है। याद कीजिए अपनी पिछली क्लास, क्या आद गुण है, इंग गुण, आद गुण है, यानी पढ़ी होगी आपने पहले कि ए या फिर आ के बाद ई आए, या फिर ई आए
किया था आपने वहां ए गुण संधि में, और ए या फिर आ के बाद उ या उ आए तो किया था वहां तुमने ओ किया था ना। स्थिति ये यहाँ पर आ गई, ए आ गया और उ आ गया, होना चाहिए था क्या ओ, लेकिन नहीं करेंगे क्या ओ, करेंगे क्या, क्या करेंगे एत द से करेंगे क्या, क्या करेंगे औ, क्या करेंगे औ। भाई वृद्धि रूप क्या होता है औ होता है, ओ उ का, तो क्या हो गया पृष्ठ, पृष्ठ। ओके, होना चाहिए था क्या ओ, होना चाहिए था, और लिख दो क्या गुण का अपवाद, गुण का अपवाद, या आद गुणे का अपवाद लिख सकते हैं, आद गुणे का अपवाद। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। और देखो भार प्लस ओहो, भार प्लस ओहो, भार की रह का क्या आ गया ए, इधर क्या है आपका बड़ा ओ, होना चाहिए था क्या बोलो ओ, बिल्कुल होना चाहिए था ओ, लेकिन उहु शब्द आ गया ए के बाद, तो ओ नहीं करेंगे बल्कि करेंगे क्या बेटा औ, और रूप बन गया क्या भा रोह, भारोहा, भारोहा। और यहां आप लिख सकते हैं गुण का अपवाद। ओके ठीक, और देख लो विश्व प्लस उहु, विश्व प्लस उहु, विश्व के वे में क्या आया ए, इधर क्या है उ, होना चाहिए था क्या ओ, होना चाहिए था क्या ओ, होना चाहिए था, लेकिन ओ नहीं होगा, क्या होगा औ, किसका अपवाद हो गया गुण का अपवाद, और रूप बन गया बेटा विश्व, क्या बन गया विश्व। ओके, तो आपने ये सप्त विषयी वृद्धि संधि में और ये पहला सूत्र पढ़ा जिसका नाम है एतैधत्युत्सु, और एतैधत्युत्सु के अंतर्गत आपने इस उदाहरण को देखे, और जिसमें आपने पाया कि जहां पर संधि होनी चाहिए थी पर रूप लेकिन की थी आपने वृद्धि, जहां संधि होनी चाहिए थी गुण लेकिन की थी कौन सी वृद्धि। ओके, नेक्स्ट सेकंड नियम की तरफ। बेटा थर्ड ग्रेड की परीक्षा, सेकंड ग्रेड की परीक्षा और 11th 12th की परीक्षा तो इन अपवादों के बिना होती ही नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब आप पढ़ेंगे दूसरा नियम, बहुत ही इंटरेस्ट, देखो अक्षा, अक्षा दुहिन्या मुक्त संख्यानम, क्या है अक्षा दुहिन्या, अक्षा दुहिन्या उप संख्यानम, अक्षा दुहिन्या उप संख्यानम, डाल लीजिए अक्षा दुहिन्या उप संख्यानम। बहुत लंबा सूत्र है लेकिन, बहुत लंबा सूत्र है लेकिन उदाहरण बहुत ही सस्ता सीधा। देखो अक्षा दुहिन्या उप संख्यानम क्या कहता है, ये बोलता है कि अक्ष, अक्ष अक्षात, देखो यहां पर इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, अक्षात प्लस उहिन, उहिन, अक्षात प्लस उहिन का मतलब हुआ कि यदि अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद किसके साथ, अक्ष शब्द के बाद यदि, लिख लो यदि अक्ष, अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद क्या आ रहा है ऊहिनी, ऊहिनी, अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी और
ऊहिनी ही शब्द आएगा। अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द क्या आ रहा है? ऊहिनी शब्द आवे तो दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अक्ष शब्द के बाद किसके साथ? अक्ष शब्द के बाद यदि अक्ष शब्द के बाद क्या आता है? ऊहिनी शब्द आता है। क्या आता है? ऊहिनी। लिख दो अक्ष प्लस के ऊहिनी। क्या है? ऊहिनी। अक्ष शब्द के बाद क्या आ रहा है? ऊहिनी शब्द। तो बेटा यहां पर हम संधि, देखो संधि कौन सी होनी चाहिए था? देखो अक्ष में से एक से 6 में से क्या निकला? क्या निकाला? अक्ष के 6 में से हमने निकाल लिया क्या? ए। इधर क्या है? ऊ और हेनी। इधर क्या है? ऊहिनी। ये प्रक्रिया हुई यहां पर। तो यहां पर होना संधि तो होनी चाहिए थी कौन सी? गुण। और गुण में क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए था। किस सूत्र से होना चाहिए था? आद्गुणे से होना चाहिए था। लेकिन यहां पर अक्ष शब्द के बाद क्या आ रहा है? ऊहिनी। तो अपन ये गुण संधि नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे क्या? करेंगे क्या? फिर करेंगे क्या? करेंगे हम वृद्धि संधि। क्या करेंगे? वृद्धि। और वृद्धि में क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। और रूप बन गया क्या? क्या बन गया? अक्षौहिणी। क्या बन गया? अक्षौहिणी। 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 और यहां पर एक कार्य और होगा, वो होगा कौन सा? इस देखो इससे अक्षौहिणी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्षौहिणी। अब तुम बोलोगे सर जी तुमने अक्षौहिणी लिखा था, अक्षौहिणी क्यों लिख दिया? बेटा जी यहाँ पर एक णत्व कार्य होता है। क्या होता है? क्या होता है? णत्व कार्य। णत्व कार्य। णत्व कार्य होता है। और णत्व कार्य में मैं आपको सूत्र बता दूं, रसभ्यामणे रसोभ्याम भ्याम ऋणोणे, एक सूत्र ये है। लेकिन ये सूत्र यहां पर कार्यरत नहीं होगा, क्योंकि रक्षोभ्याम ऋणे सूत्र कहता है कि यदि रे और से प्लस ने के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होवे, रे से और ने, इधर पूर्व पद में आएगा रे या फिर से, इधर आएगा ने, बीच में नहीं आना चाहिए क्या? क्या नहीं आना चाहिए? स्वर। तो फिर हम इस ने का बना देते हैं क्या? णे। जैसे कीर्ण है तो देखो की, और इसमें निकाली ई, और फिर क्या? रे, और फिर क्या? ने। अब बताओ इस रे में के बीच में और ने के बीच में कोई स्वर है क्या? दोबारा समझाता हूं इसको, रुको। देखो दोबारा देखो, मैं बता रहा हूं णत्व कार्य। और णत्व कार्य का पहला कार्य होता है कि रसोभ्याम ऋणे, सूत्र है रसोभ्याम ऋणे, ऐसा सूत्र है। जब काम पड़ेगा तो बताऊंगा। ये सूत्र यूं बोलता है, पहला सूत्र ये बोलता है कि यदि एक तो रे और एक है से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब जगह मिलेंगी। एक रे और से, फिर प्लस के बाद आ रहा है आपका ने। बेटा इस रे और से इधर हो, मतलब या तो रे हो या फिर ये से मूर्धन सकार हो, और इधर आता है आपका ने। लेकिन इन दोनों स्वरों के, इन दोनों व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्वर। तो फिर हम इस ने का क्या कर देंगे? ने कर देंगे। क्या कर देंगे? ने। अगर बीच में
रे से तथा ने के बीच में यदि कोई स्वर का व्यवधान नहीं आए, यदि कोई स्वर नहीं आए तो इस ने के स्थान पर कर देंगे हम क्या, णे। इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ इसका, जैसे कीर्णे, कीर्ण है, कीर्ण है, तो हमने वर्ण उच्चित किया के, निकाली ई, फिर क्या है रे, और फिर क्या है ने, और फिर क्या है ऐसा। तो देखो इस रे के बीच में और से के बीच में कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो हम इस ने का कर देंगे क्या, है। और वो बन गया क्या, की। ओके, ऐसे जीर्ण है, ऐसे शीर्ण है, ये उदाहरण मिल जाएंगे। ये तो हुआ हमारे स्वर का व्यवधान नहीं हो, लेकिन ये यहाँ पर ये सूत्र कार्यरत नहीं होगा। यहाँ पर इसका णत्व कार्य का जो दूसरा सूत्र आता है ना, वो है अटकोपनाम व्यवसाय अपि सूत्र है, तुम्हारे काम लायक नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अटकुपनांग व्यवसाय अपि सूत्र है, वो सूत्र कहता है कि यदि यदि प्रक्रिया तो वही है क्या, यदि रे और से के बीच में, रे और से के, रे और से तथा इस ने के बीच में वहां तो स्वर नहीं आया था, यहां कहता है कि स्वर आए, और वो स्वर कौन कौन से आए, अट, अट प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी, अट प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी स्वर आए वो अटकुप, अटकुप, कुप यानी कवर्ग, पु पवर्ग, आंग आ, ये स्वर, ये चीज आए, भले ही रे और से, रे से तथा ने के बीच में अट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, कवर के अंतर्गत आने वाले वर्ण, पवर के अंतर्गत आने वाले वर्ण, और आ यदि आ जाता है तब भी हम इस ने के स्थान पर करेंगे क्या, णे। जब इसका प्रसंग आएगा ना तब मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर णत्व कार्य हुआ है, और णत्व कार्य कैसे हुआ है, इस ने के स्थान पर क्या हो गया, क्या हो गया, णे, ठीक है। णत्व कार्य के अंतर्गत णे। और कोई पूछेगा कैसे हुआ, तो फिर मेरे पास आ जाने में बता दूंगा, ओके ठीक। ये हुआ आपका दूसरा नियम, और दूसरा नियम को एक बार रिवर्स कर लेते हैं। क्या होता है, यदि अक्ष शब्द के बाद, क्या किसके बाद, अक्ष शब्द के बाद, अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आता है, तो उस अक्ष, उस ए और उ दोनों शब्दों के स्थान पर क्या कर देंगे, वृद्धि रूप आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे, वृद्धि रूप आदेश कर देंगे, ओके ठीक। चलिए सर, ये सत्य प्रकरण है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी की परीक्षा और बोर्ड की 11th 12th की परीक्षा तो इनमें ना होती ही नहीं है, समझो। नेक्स्ट, तीसरे सूत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे स्वादीर्णो। क्या पढ़ेंगे, स्वादी रे ऋणो, स्वा, तीसरा सूत्र पढ़ो, स्वादी रे ऋणो, स्वादी रे ऋणो। ये क्या कहता है, पहला सूत्र एतदत्युषु, दूसरा अक्षाद्वितीयम संज्ञानम, तीसरा स्वादीर्णो। ये क्या कहता है, यदि स्वे, क्या चीज, स्वे, स्वे, स्वे शब्द के बाद, किसके बाद, स्वे शब्द के बाद, और आता है आपका ईर या फिर ईरिन, ईर, ईरनी, ईरनी भी हो सकता है, ईरनी और ईरी। क्या हुआ, स्वे शब्द के बाद क्या आ रहा है, ईर शब्द आ रहा है, ईरनी शब्द आ रहा है, ईरी शब्द आ रहा है, किस शब्द के बाद, हाँ स्वे शब्द के बाद, स्वे शब्द के बाद क्या आ रहा है, ईर, ईरनी या फिर ईरी शब्द आते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप आदेश कर देते हैं। आप लिख सकते हैं परिभाषा, यदि स्वे शब्द के बाद ईर, ईरनी या ईरी शब्द आते हैं तो दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। लिख सकते हो आराम से।
यदि स्वे शब्द के बाद ईर, ईरनी, ईरी शब्द आते हैं तो दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप हो जाता है। देखो जैसे स्वे प्लस ईर है, स्वे प्लस ईर है, देखो स्वे के हुए का आ गया बेटा ए, इधर आपकी बड़ी ई हो नहीं चाहिए, कौन सी संधि बताओ, कौन सी होनी चाहिए थी? जब ए के बाद ई आता है तो संधि कौन सी होनी चाहिए थी? आपकी संधि होनी चाहिए थी कौन सी? गुण। लेकिन यहाँ पर गुण के अनुसार होना चाहिए था क्या? ए होना चाहिए था। लेकिन स्वादिरणु सूत्र के अनुसार ये नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? होगा आपका ये क्या? आई। क्या होगा? आई। और आई को कहते हैं क्या? वृद्धि। ये गुण कार्य नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? वृद्धि कार्य। रूप बन गया क्या? स्वे है, स्वे। समझाने के लिए है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट देता हूं इसको क्योंकि फिर तुम यूं करेंगे। हो गया क्या? आई। और यहां लिख देते हैं गुण का अपवाद। और देखो स्वे प्लस ईरनी, स्वे प्लस ईरनी, इधर ए इधर ई, हो गया आपका क्या? आई। रूप बन गया स्वेरिणी, स्वेरिणी। क्या बन गया? स्वेरिणी। स्वेरिणी है, नत्व कार्य हुआ है, इसके हिसाब से हो गया। और गुण का अपवाद। ओके। और ईरी का लिख दो, स्वे प्लस ईरी, वो ये आपका ए, इधर आपका ई, हो गया आपका आई। और यहाँ आप पूछ सकते हैं गुण का अपवाद, और रूप हो गया आपका श्वेरी। क्या हो गया? श्वेरी। स्वाधीनो सूत्र कहता है यदि स्वे शब्द के बाद ईरी शब्द आता है तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर गुण कार्य ना होकर के वृद्धि रूप आदेश होता है। वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि संधि होती है किसके माध्यम से? स्वाधीनो। ओके, ठीक। अब हम इन दोनों को उतारो फटाफट। तीसरे नियम, चौथे नियम के अनुसार चलेंगे। इन सबको साफ कर रहा हूं भाई। ये सप्त विषयी वृद्धि संधि चल रही है इस समय। दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई क्यों क्या परंतु कैसे का कोई कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर इसी बोर्ड पर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर, और नियम है आपका चौथा, थोड़ा लंबा है। प्रादु होड़ो ढीड़ेशु, प्रादु होड़ो, प्रा दु हो ढो ढे, प्रादु होड़े ढे। लिखो प्रादु होड़े ढे, प्रादु होड़े ढेव। ये शे, प्रादु होड़े ढेव, ये शे, प्रादु होड़े ढेव, ये से, शेषु, ये लो, प्रादु होड़ो ढे शेषु, प्रादु होड़े ढेशु, लिख लो। देखो सारी चीज इस सूत्र में छुपी हुई है। प्रे, फिर ऊ, उहु, ऊड़ी, ऊड़, यदि, यदि,
प्रे उपसर्ग के बाद, किसके बाद? प्रे उपसर्ग के बाद, प्रे उपसर्ग के बाद, प्रे उपसर्ग के बाद, प्रे उपसर्ग के बाद, उहु, ऊर, ऊड़ी, प्रे उपसर्ग के बाद ऊड़, ऊड़ी, ऊड़ है ऊड़ी, और एस, एस, एश, ये शब्द आ रहे हैं। प्रे उपसर्ग के बाद ऊड़, ऊड़ी, एस, एस। एक और है उहु शब्द और है, उहु, ठीक है ना? उहु, उहु, ऊड़, ऊड़ी, एस, एस। प्रे उपसर्ग के बाद ऊड़, ऊड़ी, एस, एश और उहु, ये शब्द आते हैं तो दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है, वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब आप ऐसा करो, प्रे प्लस की ऊड़, प्लस के ऊड़, ऊड़, प्रे प्लस के ऊड़, क्या हो गया? इधर आपका ए, इधर आपका ऊ होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? गुण। इसका मतलब ये गुण का अपवाद है, गुण का अपवाद, गुण का अपवाद होने के कारण क्या हो गया? क्या हो गया? औ, और रूप बन गया आपका प्रौढ़, प्रौढ़ है। ऐसे प्रे प्लस ऊढ़ी बराबर प्रौढ़ी, ऐसी प्रे प्लस ईश बराबर प्रेस, ऐसी प्रे प्लस ईश है बराबर प्रेस्य। ओके, मैंने एक को समझा दिया, एक को बाकी को जो बता दिया। यदि प्रे उपसर्ग के बाद ऊड़, ऊड़ी और एस, एक और लिख दो, और रह गया प्रे प्लस उहु, प्रे प्लस उहु, तो क्या बन गया? इसका ए, इसका उ, गुण का अपवाद, गुण का अपवाद, और होने के कारण क्या हो गया? प्रह। क्या हुआ? प्रह। होना चाहिए था गुण, लेकिन गुण का अपवाद के सूत्र से, राधु हुडूरी सूत्र से। उतारो। पांचवा बताओ, दो तीन बार इसको पढ़ लोगे ना तो वैसे ही आपको ये वैसे ही भूजवानी याद हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है रटने की, रटना तो है ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं। चलिए, पांचवा सूत्र आइए था, और पांचवा सूत्र प्रेवत्सत, प्रेवत्सतर, कंबल, कंबल, वसन, प्रेवत्सर, कंबल, वसन।
दसारणा, 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 दसारणा नामणे, दसारणा नामणे, दसारणा नामणे। देखो कितना छोटा सूत्र है। प्रे वत्स तर कंबल वसन दसारणा मणि। कहने का मतलब क्या है इसमें? देखो प्रे, 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 वो प्रे, प्रे, प्रे की बात क्या आ रहा है? प्रे की बात, प्रे, या फिर वस्त्र, या फिर कंबल, या फिर वसन, या फिर 10, या फिर ऋण के बाद यदि ऋण शब्द आता है, क्या आता है? ऋण शब्द, क्या आता है? ऋण शब्द, ऋण शब्द आवे तो दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप, वृद्धि रूप ए प्लस री बराबर आर कर देते हैं। ओके, लिखो। कौन कौन शब्द हो गए? प्रे, वत्सर, कंबल, वसन, 10, ऋण। इन शब्दों के बाद कौन कौन से? प्रे, वत्सर, कंबल, वसन, 10, ऋण। इन शब्द के बाद यदि आपका क्या आ रहा है? ये ऋण शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? ऋण शब्द। इनके बाद प्रे, वत्सर, कंबल, वसन, 10 और ऋण शब्द के बाद क्या आ रहा है? आपका ऋण शब्द आ रहा है। तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप आदेश कर देंगे, यानी होना चाहिए था क्या? गुण। जैसे कैसे? देखो एक बार देखो, जैसे प्रे प्लस ऋण है, ऋणम, प्ले प्लस ऋण। देखो क्या है ये? प्रे में से निकाला क्या? ए। इधर क्या है आपका? री। होना चाहिए था क्या? क्या होना चाहिए था? और अंडर प्रे से क्या? अर। और अर आप यहां नहीं कर पाओगे, बल्कि होगा क्या? इसका मतलब यहां पर किसका अपवाद है? ये गुण का अपवाद, अपवाद, गुण का अपवाद। तो होगा क्या? होगा क्या? होगा ये ए प्लस री बराबर होगा क्या? आर। किस सूत्र से? प्रे वत्सतर, इस सूत्र से। तो हो गया क्या? प्रे आधा रह गया, इधर क्या है आपका? आर आ गया, इधर क्या है आपका? नम हो गया। क्या हो गया? प्राणम, प्राणम, प्राणम। और देख लो, वत्सर प्लस ऋण है,
तो वत रे, इधर क्या है आपका ए, इधर क्या है आपका रे और ने है, तो इन दोनों के स्थान पर हो गया क्या, आर। क्या हो गया, आर। तो वत रे आल्याओ आर और नहीं। ओके, दोनों स्वरों में से वृद्धि रूप, तो बन गया आपका वस्त्राण है, वस्त्राण है। प्रणाम ही कर सकते हैं इसको, वस्त्राण, वस्त्राण। और इन सब में जॉइंट कर दो ऐसे ही, कंबल में तो कमलार्णम, बसन में कहते भसार्णम, दस में दसार्णम, ऋणार्णम, चलो शम में कर दो। देखो मैं कर देता हूं, होना तो गुण चाहिए था, आर आर होना चाहिए था। देखो कंबल, कंबल प्लस ऋण, कंबल प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, तो क्या हुआ, कंबलाणम, कंबलाणम। वही गुण का आप लिख सकते हो ऐसे ही, बसन प्लस ऋणम हो गया आपका वसनाणम। वही आपका गुण का बात ऐसे ही, 10 प्लस के ऋणम बराबर दसार्णम, दसार्णम। ऐसे ऋण प्लस के ऋणम, ऋणाणम, ऋणाणम, ऋणाणम। सब में लिख सकते हो गुण का अपवाद, गुण संधि का अपवाद। अच्छा चलिए, दो नियम और है बेटा, दो नियम और हैं और वो तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। अगली संधि हम उठाएंगे आपकी यण, और यण के बाद आपकी लास्ट संधि आएगी कौन सी, अयादी। ओके, देखिए अगला 6वें नंबर का, ऋते च तृतीय समासी, ऋते च तृतीय समासी, ऋते च तृतीय समासी, तृतीया समासी है, तृतीया समासी, ऋते च तृतीया समासी। डाल लो, लिखिए इसमें ए वर्ण, ए वर्ण कोष्ठक में ए या फिर आ, ए वर्ण, ए या आ के बाद, के बाद ए या, ए वर्ण अर्थात ए या आ के बाद, ए वर्ण यानी ए या आ के बाद, तृतीय, तृतीया तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के
प्रसंग में और हृत शब्द आने पर, क्या आने पर? हृत शब्द। संग में हृत शब्द आने पर, सही। ऋत शब्द आने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। अवर्णांत कोई शब्द है, ऐसा शब्द है जिसके अंत में क्या है? ए आ रहा है या फिर आ रहा है। अवर्णांत कोई शब्द है, ऐसा शब्द जिसके अंत में ए या फिर आ रहा है, और उस ए या आ के बाद आपका ऋत शब्द आता है। क्या आता है? ऋत शब्द। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो ए शब्द या आ शब्द आ रहा है उसकी स्थिति आपकी तृतीया तत्पुरुष समास की होनी चाहिए। आपने समास पढ़े होंगे, तृतीया समासेन पुण्येन अर्थ है पुण्यार्थ है, सुखेन ऋत है सुखार्थ है, दुखेन ऋत है दुखार्थ है, वो ही बात है। तो ऐसी स्थिति है, तृतीय समास के प्रसंग है, तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग है, और उस तृतीय समास के प्रसंग में ऐसा कोई शब्द आ रहा है जिसके अंत में ए आ रहा है या आ रहा है, और उस शब्द के बाद आपका यदि ऋत शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? ऋत शब्द, तो बेटा वहां पर उन दोनों स्वरों के स्थान पर हम गुण ना करके और कर देंगे क्या? गुण ना करके करेंगे क्या? वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि। यानी गुण में तो होना चाहिए था अर, लेकिन अपन करेंगे क्या? आ। क्या करेंगे? अर को नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण देखो, सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः, यानी सुख से सुखेन ऋतः। तृतीय समास हुआ तो हुआ सुख प्लस के ऋतः, सुख प्लस के ऋतः। अब देखिए समास का प्रसंग कौन सा है? तृतीय तत्पुरुष समास है, और तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में क्या रहा? सुखीन ऋतः, तो सुख प्लस ऋतः हो गया, और इसमें ए, इसका आपका री होना तो चाहिए क्या? अर, लेकिन इस सूत्र से होगा क्या? आर। क्या होगा? आर, और यहां लिखेंगे गुण का अपवाद। तो हो गया आपका क्या? सुखार्थ है। क्या हुआ? सुखार्थ। ऐसे ही और देख लो, दुखीन ऋतः, समास हो गया तृतीय तत्पुरुष समास। तो अपन संधि करेंगे दुख प्लस के ऋतः, इधर ए, इधर आपका री होना चाहिए था क्या? क्या होना चाहिए था? अर, लेकिन अर नहीं होकर के किसका अपवाद हो गया? गुण का अपवाद, और हो गया आपका क्या? आर, और ये आपका रूप है दुखार्थ है, सुखार्थ है, दुखार्थ है।
लास्ट, लास्ट डबसी भर गई होगी, लास्ट हो गया। और लास्ट आता है उपसर्गादृतई धातु, उपसर्गादृतई धातु, उपसर्गादृतई धातु। ये 7वां प्रश्न, उपसर्गादृतई धातु, उपसर्गादृतई धातु डाल लो। मतलब ए वर्णांत, ए वर्णांत यानी ए या फिर आ जिसके अंत में है, ऐसा कोई शब्द है ए वर्णांत। ए वर्णांत उपसर्ग के आगे ह्रस्व विकार से प्रारंभ होने वाला धातु रूप। ए वर्णांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व विकार से प्रारंभ होने वाला धातु रूप। ए वर्णांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व विकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप हो तो इस प्रकार के प्रसंग में गुण न करके उपर्युक्त सूत्र से वृद्धि रूप एकादेश करते हैं। यदि अवर्णांत कोई उपसर्ग है, मतलब अ वर्ण जिसके अंत में है ऐसा कोई उपसर्ग है, और उस उपसर्ग के बाद में और वो भी कैसा ह्रस्व री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप आता है, तो उन दोनों स्वरों के स्थान पर और अपन करते हैं क्या, वृद्धि रूप आदेश। जैसे प्रे प्लस ऋणोति, प्रे प्लस ऋणोति, प्रे प्लस ऋणोति। एवर्णांत उपसर्ग है, ए है, ठीक है। इधर ह्रस्व ऋकार है, बिल्कुल है, इसलिए इस सूत्र उपसर्गादृत धातु सूत्र से हो जाएगा क्या, वृद्धि रूप क्या, आ, क्या हो जाएगा, आ, और रूप बन गया आपका प्रे, आर आ गया, ये आधा समझ लो, फिर आर, फिर ऋणोति। भाई इन दोनों के स्थान पर, इस ए के स्थान पर और इसके स्थान पर तो हो गया क्या, आ, तो क्या हो गया, प्राणोति, प्राणोति, प्राणोति। प्रे प्लस रिच्छति, प्रे प्लस रिच्छति, इसमें से ए, इसका आपका री हो गया क्या, आर, और रूप बन गया प्राच्छति। क्या बन गया, प्राच्छति।
प्राच 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 प्राच्यति होगी। और देख लो उप उप प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति, उपार्षति, उपार्षति, इधर ए इधर री हो गया क्या आ, उपार्षति। क्या हुआ? यदि उपसर्गादि धातु सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि 10 प्रकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप आता है तो इस प्रकार के प्रसंग में गुण संधि न करके और उपयुक्त सूत्र उपसर्गादि धातु सूत्र से वृद्धि रूप आदेश कर देते हैं, यानी आर आदेश कर देते हैं। इस प्रकार से बेटा हमने ये आज सप्त विषय वृद्धि संधि का प्रकरण पढ़ा। देखो ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट 6th 7th 8th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी बुकों में बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। समझना, 1-2 बार पढ़ना नहीं आता है तो मुझे समझ में नहीं आता है बाई दी वे, वैसे 100% समझ में आएगा। मैंने उस हिसाब से समझाया बहुत ही धीमी तरीके से, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी एक यण संधि, और यण संधि के बाद है आपकी अयादि संधि। इसी के साथ हमारी जो स्वर संधि का जो प्रकरण है वो पूरा होगा, और फिर अपन अगली संधि के अंदर चलेंगे, इसमें व्यंजन संधि में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।